महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा विवाद छाया हुआ है और इसके केंद्र में है रूपाली चाकणकर। रूपाली इस वक्त महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर यह कहना मुश्किल है कि वह कब तक इस पद पर बनी रहेंगी। दरअसल विवाद की वजह बनी है उनकी कुछ तस्वीरें। एक तस्वीर में वह स्वयंभू धर्मगुरु अशोक खर्रात के लिए छाता पकड़े हुए नजर आ रही हैं, तो दूसरी में उनके पाद्य पूजन यानी पैर पूजने की रस्म करती दिख रही हैं। और यही तस्वीरें अब पूरे महाराष्ट्र में बहस का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ यह तस्वीरें सामने आई हैं उस पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और यही इस पूरे मामले को साधारण विवाद से निकालकर एक बड़े राजनीतिक तूफान में बदल देता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर रूपाली चाकणकर कौन है और उनका पद कितना महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा होना कोई छोटा पद नहीं होता। यह वह जिम्मेदारी होती है जहां महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में जब इसी पद पर बैठी एक महिला की तस्वीरें एक ऐसे आरोपी व्यक्ति के साथ सामने आती हैं जिस पर महिलाओं के शोषण के गंभीर आरोप हों, तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। और यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का मुद्दा बन चुका है। आपको बता दें कि रूपाली चाकणकर की कहानी एकदम सीधे बड़े पद से शुरू नहीं होती, बल्कि यह शुरुआत होती है एक साधारण पृष्ठभूमि से, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि इसके बाद उनकी एंट्री राजनीति में होती है और यह एंट्री उनके ससुराल के जरिए होती है। उनकी सास रुक्मिणी चाकणकर पहले से ही राजनीति से जुड़ी हुई थी और उनका संबंध राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से था और यही वह दरवाजा बना जहां से रूपाली का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। शुरुआती दौर में उन्होंने बड़े मंच से शुरुआत नहीं की, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करना चुना। साल 2002 के आसपास उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करना शुरू किया। गांव-गांव जाकर महिलाओं से जुड़ना, उनकी समस्याएं समझना और उन्हें संगठित करना, यही उनकी पहचान बनती चली गई। धीरे धीरे संगठन के भीतर उनकी पकड़ मजबूत होती गई और वह एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उभरने लगी। यही वह दौर था जहां उन्होंने धीरे धीरे अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। इसके बाद उन्हें खड़कवासला क्षेत्र में जिम्मेदारी दी गई और यही उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि यहां से उनकी पहचान सिर्फ एक कार्यकर्ता तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह एक नेता के रूप में देखी जाने लगी। संगठन में उनकी सक्रियता और पकड़ को देखते हुए पार्टी के बड़े नेताओं की नजर उन पर गई और यहीं से उनकी राजनीति में तेजी से आगे बढ़ने की शुरुआत हुई। साल 2019 के आसपास एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होता है जब पार्टी की महिला इकाई में नेतृत्व का खाली स्थान बनता है और उसी समय सुप्रिया सुले ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने कई लोगों को चौंका दिया। उन्होंने रूपाली चाकणकर को महिला प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उस समय तक रूपाली कोई बहुत बड़ा राज्य स्तरीय चेहरा नहीं थी, लेकिन इस फैसले ने उन्हें सीधे राज्य की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया और यहीं से उनकी पहचान और भी मजबूत हो गई। लेकिन राजनीति में हर तेजी से मिली सफलता अपने साथ सवाल भी लेकर आती है और यही रूपाली के साथ भी हुआ। कुछ लोगों ने यह आरोप लगाना शुरू किया कि उन्हें यह पद उनकी काबिलियत से ज्यादा उनके संपर्कों और प्रभाव के कारण मिला है। कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि प्रभाव के आधार पर हुई है। हालांकि इन बयानों की काफी आलोचना भी हुई और इसे व्यक्तिगत टिप्पणी कहा गया, लेकिन विवाद यहीं से उनके साथ जुड़ने शुरू हो गए। इसके बाद साल 2023 में उनका एक बयान भी काफी चर्चा में आया, जब उन्होंने कहा कि लड़कियां प्यार में पड़कर घर से भाग रही हैं और इसके पीछे मोबाइल फोन और परिवार के साथ बातचीत की कमी जिम्मेदार है। इस बयान को लेकर भी काफी विरोध हुआ। कई लोगों ने इसे महिलाओं को दोष देने वाला बयान बताया और यहीं से उनकी छवि को लेकर बहस शुरू हो गई। अब बात करते हैं उन तस्वीरों की जिन्होंने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। पहली तस्वीर में रूपाली चाकणकर एक कथित बाबा अशोक खर्रात के ऊपर छाता पकड़े खड़ी दिखाई देती है और यह दृश्य किसी साधारण मुलाकात का नहीं बल्कि एक श्रद्धा और समर्पण का संकेत देता है। दूसरी तस्वीर और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, जिसमें वह अशोक खर्रात के पैर धोते हुए नजर आती हैं और उन्हें सम्मान देते हुए दिखाई देती हैं। यह तस्वीरें जैसे ही सामने आई वैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और देखते ही देखते राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ यह सब हो रहा था वह कोई साधारण संत या धार्मिक गुरु नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर अब 58 महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने जैसे आरोप लगे हैं। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि अशोक खर्रात का नाम अचानक से सामने नहीं आया, बल्कि उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ जो खुलासे हुए उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि अशोक खर्रात खुद को एक धार्मिक गुरु, तांत्रिक और आध्यात्मिक शक्ति वाला व्यक्ति बताता था और इसी आड़ में उसने अपने आसपास एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते थे और वह उन्हें विश्वास दिलाता था कि वह उनकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन इस विश्वास के पीछे जो सच्चाई छिपी थी वह बेहद खौफनाक थी। एक 35 साल की महिला की शिकायत के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। महिला ने आरोप लगाया कि नवंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2025 तक अशोक खर्रात ने उसे पूजा पाठ और समस्या समाधान के बहाने अपने पास बुलाया, उसे नशीली दवाएं दी और फिर उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसने महिला को यह धमकी भी दी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो उसके पति को नुकसान हो सकता है और उसके जीवन में बुरा वक्त आ जाएगा। यानी अंधविश्वास, डर और मानसिक दबाव का इस्तेमाल करके उसने महिला को अपने जाल में फंसा कर रखा। जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो जो सामने आया वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। अशोक खर्रात के पास से एक पेन ड्राइव बरामद हुई जिसमें 58 अलग अलग महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो होने की बात सामने आई। यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक पूरा संगठित शोषण का नेटवर्क लग रहा था, जहां महिलाओं को निशाना बनाया गया, उन्हें डराया गया और फिर उनके साथ गलत काम करके उसे रिकॉर्ड किया गया और बाद में उसी के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया। यह खुलासा जैसे ही सामने आया वैसे ही पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। अब पुलिस की कार्रवाई भी तेजी से शुरू हुई। 18 मार्च को नागपुर पुलिस ने अशोक खर्रात को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया। जांच एजेंसियां अब उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वह किन किन लोगों से जुड़ा हुआ था, कौन लोग उसके संपर्क में थे और क्या इस पूरे मामले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि शुरुआती जांच में ही यह बात सामने आई कि उसके संपर्क सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं थे बल्कि कई बड़े नेता और प्रभावशाली लोग भी उससे जुड़े हुए थे। यहीं से इस मामले ने राजनीतिक रंग लेना शुरू किया, क्योंकि जैसे ही अशोक खर्रात की तस्वीरें अलग अलग नेताओं के साथ सामने आई वैसे ही विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा चर्चा में आई रूपाली चाकणकर की तस्वीरें, क्योंकि उनका पद सीधे महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उनके इस तरह के संबंधों ने कई सवाल खड़े कर दिए। विपक्षी नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर एक महिला आयोग की अध्यक्षा ऐसे व्यक्ति के साथ सार्वजनिक रूप से धार्मिक रस्मों में शामिल हो सकती है तो फिर आम महिलाओं को न्याय कैसे मिलेगा।
महिला संगठनों ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कई संगठनों ने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मामला नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का सवाल है। उन्होंने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो रूपाली चाकणकर को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के विवाद में उनका नाम आना ही अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। जैसे जैसे यह मामला बढ़ता गया वैसे वैसे नए नए आरोप और खुलासे सामने आने लगे। कुछ नेताओं ने यहाँ तक कह दिया कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है जिसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल हो सकते हैं। और यही वजह है कि इस पूरे मामले की जांच अब और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि अगर यह सिर्फ एक बाबा का मामला होता तो शायद इतनी बड़ी हलचल नहीं होती, लेकिन जब इसमें राजनीति और सत्ता के नाम जुड़ने लगे तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। अब जनता के बीच भी यह सवाल उठने लगा है कि क्या सिर्फ तस्वीरों के आधार पर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है या फिर इसके पीछे और भी गहरी कहानी छिपी हुई है। क्योंकि एक तरफ रूपाली चाकणकर का लंबा राजनीतिक और सामाजिक सफर है जहां उन्होंने जमीनी स्तर से काम किया है, और दूसरी तरफ यह विवाद है जिसने उनकी छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे अब तस्वीरें सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही बल्कि इस पूरे मामले में कई बड़े नाम सामने आने लगे। एक तस्वीर में एकनाथ शिंदे के साथ भी अशोक खरात नजर आता है और इसके अलावा कुछ अन्य नेताओं के साथ भी उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर इस व्यक्ति का पहुंच का दायरा कितना बड़ा था और क्या यह सिर्फ एक साधारण धार्मिक संपर्क था या फिर इसके पीछे कुछ और भी कहानी छिपी हुई है। अब यहाँ से एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि इतने सारे बड़े लोग उसके संपर्क में थे, या फिर यह एक ऐसा नेटवर्क था जहाँ सत्ता और अंधविश्वास का एक अजीब सा मेल देखने को मिलता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति इतना प्रभावशाली हो जाता है कि नेता और प्रभावशाली लोग भी उसके पास जाने लगे तो यह सिर्फ आस्था का मामला नहीं रह जाता बल्कि यह एक शक्ति गठजोड़ की तरह दिखाई देने लगता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वह है नैतिक जिम्मेदारी और कानूनी जिम्मेदारी का फर्क। क्योंकि कानून की नजर में जब तक किसी पर सीधा आरोप साबित नहीं होता तब तक वह दोषी नहीं माना जाता, और अभी तक रूपाली चाकणकर के खिलाफ कोई आपराधिक आरोप सामने नहीं आया है। लेकिन नैतिक जिम्मेदारी का सवाल यहाँ बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि उनका पद ऐसा है जहाँ उनसे एक अलग स्तर की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है। यही वजह है कि अब बहस इस बात पर आकर टिक गई है कि क्या उन्हें अपने पद पर बने रहना चाहिए या फिर नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ तस्वीरों के आधार पर किसी को हटाना गलत होगा, जबकि कुछ का मानना है कि एक संवेदनशील पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसे विवादों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह जनता के भरोसे को कमजोर करता है। इन सभी आरोपों के बीच रूपाली चाकणकर ने अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि उनका किसी भी तरह के गलत काम से कोई संबंध नहीं है और उनका जुड़ाव सिर्फ सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों तक सीमित था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अशोक खरात के खिलाफ लगे आरोपों की कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें पुलिस जांच पर पूरा भरोसा है कि सच्चाई सामने आएगी। लेकिन राजनीति में सिर्फ सफाई देना ही काफी नहीं होता, क्योंकि यहाँ लोगों की धारणा सबसे ज्यादा मायने रखती है, और इस पूरे विवाद के बाद उनकी छवि पर असर पड़ा है। अब जनता के बीच एक भरोसे का संकट पैदा हो गया है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है जो अनजाने में ही सही लेकिन एक ऐसे आरोपी के करीब नजर आया हो। इस पूरे मामले का असर अब सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह महाराष्ट्र की राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है और सरकार पर दबाव बना रहा है। वहीं सत्तारूढ़ पक्ष इस मामले को संतुलित तरीके से संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच यह है कि यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अंत में यही सवाल सबसे बड़ा बनकर सामने आता है कि क्या यह मामला सिर्फ एक गलत समय पर ली गई तस्वीरों का है या फिर इसके पीछे एक ऐसा सिस्टम छिपा हुआ है जिसे समझना अभी बाकी है। क्या हमें किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके संपर्कों के आधार पर आंकना चाहिए या फिर तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक सच्चाई पूरी तरह सामने न आ जाए? अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं, क्या इस मामले में इस्तीफा होना चाहिए या नहीं? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? अपनी राय जरूर बताइए, और अगर आपको यह पूरी कहानी समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।